हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सबको मैंने पढ़ा दिया है, आपने उनको पढ़ भी लिया होगा। यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनको ज़रूर पढ़ लें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक एपी दे रखा है 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ऋणात्मक पद पूछा है तो वही हमें ज्ञात करना है। देखो अलग तरीके का सवाल है, विविध एक्सरसाइज है, तो इसीलिए मैंने इसको कराया है। आप इसको ध्यान से समझते जाइएगा। 121, 117, 113 ये एक एपी है। ए है यहाँ 121, डी होगा 117 माइनस 121 बराबर -4। कौन सा पद है? तो मान लीजिए, माना nवां पद पहला ऋणात्मक पद होगा, ये हमने मान लिया। ठीक है, चलिए इसके आगे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो an है, जो nवां पद है, वो छोटा है 0 से। ठीक, चलिए यहीं से निकल के आएगा। बस इतनी बात इसमें ध्यान रखिए, यही इसका टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। क्योंकि जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये 0 से छोटा होगा। a प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू 121, n हमें ज्ञात करना है, d-4, तो -n-1 इंटू 4 ऐसे करके लिख सकते हैं। और इसको हम उधर जब भेजेंगे तो ये माइनस का 121 हो जाएगा। फिर क्या किया, फिर हम n-1 को यहीं छोड़ देंगे, तब जाकर ये जो -4 है इसके नीचे पहुंच जाएगा -121 के। तो यहाँ से ये बना n-1 121/4। फिर क्या होगा, n अगर यहीं छोड़ दे तो 1 उधर पहुंच जाएगा, 121/4 प्लस 1, तो ये होगा 4 एकम 4, 125/4। तो देखिए क्या आया 4 से करके, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, पॉइंट में आ गया। तो देखिए कौन सा होना चाहिए, बस अब यहाँ पे आपका आंसर आना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए 31 से आगे जस्ट अगला कौन सा होगा, क्योंकि पॉइंट में है, हमें पूर्णांक में बताना है। तो n बराबर 32, क्योंकि ये तो छोटा है n इससे, तो n बराबर 32, क्योंकि ये पूर्णांक है, पूरा पूरा हमें पद बताना होता है। तो इसका 32वां पद ऋणात्मक होगा, पहले वाला। और भी बहुत सारे होंगे लेकिन सबसे शुरू का जो होगा वो 32वां होगा। समझ में आया? बहुत आसान सा सवाल है। चलिए दूसरा कर लेते हैं। किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो इसको समझिए, a 3 और a 7 का है योग 6। चलिए एक समीकरण बनाते हैं। तो ये बन जाएगा a प्लस 2d और a7 का बन जाएगा a प्लस 6d, क्योंकि n-1 होता है। a कितने, 2a, 2d 6d, 8d बराबर कितना, 6। a हम 2 हम बाहर ले सकते हैं, बचेगा a प्लस 4d इक्वल टू 6। और 2 को जब 6 के पास भेजेंगे तो 2 तिया 6, इसको फर्स्ट मान के यहीं छोड़ देंगे। फिर क्या बोला उसने, फिर इसने कहा कि इनका गुणनफल कितना होगा, 8 होगा। गुणनफल भी करना है, एक समीकरण यहाँ से बनेगी। तो ये होगा a प्लस 2d और a प्लस 6d की मल्टीपल हो जाएगी। यहाँ बीच में गुणा लगाओ या ना लगाओ, जब 2 ब्रैकेट ऐसे लिखे रहते हैं तो गुणा उनके बीच में हो जाती है। a की गुणा कर लेंगे a², 6 में गुणा कर लेंगे 6ad, 2d की a में गुणा 2ad और 2d की 6d में 6 दूनी 12d² बराबर
8, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8AD प्लस 12D² बराबर 8। ये समीकरण 2। अब हमें वैल्यू चाहिए ए और डी की, तो क्या किया जाए? एक तरीका इसमें रहेगा कि जो समीकरण 1 है इसके वर्ग में से 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर बात बन जाएगी। देखो कैसे, ये पूरा है a प्लस 4d, इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस इसका ये पूरा कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 8AD प्लस 12D², और बराबर में फिर बराबर का निशान लगाओ, 3 का स्क्वायर और माइनस 8। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है? जब एक समीकरण में से दूसरे घटाते हैं तो एक साइड का एक साइड में घटता है, दूसरी साइड का दूसरी साइड में घटता है। और स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8AD हो जाएगा प्लस 4AD का होल स्क्वायर 16D² हो जाएगा। और फिर माइनस खोल दीजिए, माइनस खोलने से सारे ही प्लस माइनस बन जाएंगे। बराबर में 9 माइनस 8 बराबर कितना बचा? 1। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, 8AD से 8AD कटा, 16D² में से 12D² जाएंगे तो 4D² बचेगा और बराबर बचा 1। D² बराबर 4 1 के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से D की 2 वैल्यू आएंगी, प्लस और माइनस 1/2, क्योंकि जब स्क्वायर दूसरी ओर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। D की 2 वैल्यू आई हैं, दोनों को अलग अलग हमें लेना पड़ेगा। इससे आगे करते हैं, D बराबर प्लस 1/2 लेने पर, ठीक है, लेने पर लिख दिया। फर्स्ट में मान रख दो, मान रखने पर a प्लस 4 गुणा d, a प्लस 4 गुणा d की वैल्यू 2 बराबर है 3, 2 दूनी 4, a प्लस 2 बराबर 3 और a बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1। यहाँ से a 1 आया है। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हमें निकालना है S16, ये ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर देते हैं। 16/2 इंटू 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/2 बराबर 8। 16 से 16 2 से कट जाएगा, 2 प्लस 16 में से गया 15, 15 एकम 15/2 बराबर 8। 2 दूनी 4 और 15 19/2, 2 चौके 8, 19 चौके 76। तो एक आया है 76। अब क्या दूसरी बार जब हम इस वैल्यू को रखेंगे क्या यही आएगा? तो देखो d बराबर माइनस 1/2 लेने पर और फर्स्ट में मान रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिए इसको, फिर यहाँ से a निकलेगा, बिल्कुल इसी प्रकार से फिर ऐसा निकलेगा a प्लस, क्योंकि वैल्यू दूसरी ही आएगी, इस बार हम माइनस 1/2 रख रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। a माइनस 2 बराबर 3 और a बराबर 5 आ गया। अब S16 निकाल दीजिए, 16/2 इंटू 2a, यहाँ 5 लिखा जाएगा, बिल्कुल देखो चेंज हो गया ना, 16 माइनस 1 और गुणा d है माइनस के 1/2, 16/2 8 हो गया, 2 पंजे 10, 16 में से 1 गया 15/2, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8, 10 दूनी 20 माइनस 15/2। फिर क्या किया, 8 गुणा 20 में से 15 गए 5/2, चौके 8, 4 पंजे 20। तो देखिए 2 आंसर आए हैं 76 और 20, इसलिए अतः सो दैट प्रथम 16 पदों का योग बराबर या तो 20 और या 76। ये हमारा उत्तर आ गया। आपकी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे चित्र की भांति परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले वाले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं। ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। पूरी ये जो डंडे हैं इन सब को बनाना है, इनको कितनी लंबाई इसमें पड़ेगी ये हमें बताना है। तो देखिए, इसमें ए, डी और एन सब चीज़ आ जाएंगी, लेकिन यहाँ एन हमें पता नहीं है एन है कितना। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले और अंतिम डंडे के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। डंडे के बीच की दूरी कितनी है, देखो ये रही, दे रखी है इसने 2.5 मीटर, 2 से 1/2, जिसको हम 2.5 मीटर भी लिख सकते हैं। और इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 100 से, तो ये बन जाएगा 250 सेंटीमीटर। ऐसा किया क्यों हमने, क्योंकि जो डंडे की प्रत्येक की लंबाई दी है वो सेंटीमीटर में दी है। कितनी, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये दे रहा है प्रथम डंडे की लंबाई। और 2 क्रमागत डंडों के बीच की दूरी भी ये 25 सेंटीमीटर ही बता रहा है। ओके, 2 क्रमागत डंडों के बीच की दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर। इसलिए डंडे कितने लगे, डंडों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें n पता लग जाएगा। डंडों की संख्या बराबर 250 सेंटीमीटर, कौन सा, पहले और अंतिम डंडे के बीच की दूरी बटे 2 क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, तो ये बन जाएगा 10, इसको नहीं लिखेंगे, 10 डंडे। n हमें पता लग गया। देखो अब हमारे पास 3 चीजें हैं, ए, एन और डी। ए क्या है, ए है प्रथम डंडे की लंबाई, कितनी है, देखो ये भी 25 सेंटीमीटर है। एन हमने ज्ञात कर लिया, एन क्या है, एन है डंडों की संख्या, और ये कितनी है, 10। और ज्ञात करना है क्या, डी, तो डी देखिए आएगा डी यहाँ से। हाँ, एक चीज़ आप समझिए कि जब यहाँ डी हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक चीज़ आप समझिए कि एक सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या एल भी उसको कह सकते हैं। तो यहाँ हम डी की जगह एल जरूर लिख देंगे। एल बराबर क्या बन जाएगा, चलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, एल अलग से लिख रहा हूँ। एल क्या है, अंतिम, तो अंतिम है 45। पहले से देखो, सबसे पहले डंडे की 25 सेंटीमीटर और सबसे लास्ट वाले की 45। तो अगर हमें ये मिल गए तो फिर तो हमें एन बस शुरू के लिए चाहिए। देखो कैसे, 10 डंडों में प्रयुक्त लकड़ी की लंबाई कैसे बनेगी, बराबर एस एन का सूत्र लगेगा n/2 इंटू ए प्लस एल, लगा दो सीधा। डी की आवश्यकता नहीं पड़ी इसमें, डी के चक्कर में मत पड़ जाना। एल है 10/2, ए है 25 पहले डंडे की लंबाई, और लास्ट वाले की है 45। बस हो गया काम हमारा। तो 2 पंजे 10, 25 45 कितना हुआ, 70, 7 पंजे 35, 350 सेंटीमीटर। इस 350 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, मीटर में। इसको 100 से डिवाइड कर दो तो आप इतना मीटर इसको लिख सकते हैं, 3.5 मीटर। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर हुई बात। हमने इसमें n ज्ञात किया, बस n ज्ञात करने के लिए देखा कि जो कुल लंबाई है वो कितनी हो रही है। यहाँ से यहाँ तक की, देखो इस चित्र में यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर का मतलब 250 सेंटीमीटर। और फिर देखा प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी, ये देखिए ये 25 सेंटीमीटर है, तो डंडे पता लग गए 10 है।
जब n पता लग गया, a दिया है, l भी उसने दिया है, ये कहा है कि पहले की लंबाई तो 25 सेंटीमीटर है पहले डंडे की, ये देखो, और सबसे लास्ट वाले की 45 है। तो क्या किया, सूत्र लगाया Sn का, n/2 a + l। n भी पता, a भी पता है, l भी पता है, तीनों की वैल्यू रखी, उत्तर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से क्रम संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान बताइए। देखो कैसे कहा है इसने, 1 2 3 4 5 भी कर लो, ये आ गया। मान लीजिए x कहीं एक ऐसी वैल्यू है कि इससे आगे भी इसी प्रकार से टोटल फाइनली 49 फिर 48 भी होगा, है ना। इस प्रकार से है ये कि x कहीं बीचों बीच की एक ऐसी वैल्यू है कि इससे पहले के टोटल और इससे बाद वाले, इसे काउंट नहीं करना, बस इस लैंग्वेज में यही चीज़ समझनी है कि दर्शाइए कि x एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग और उसके बाद वाले देखो वो तो नहीं कहा ना, तो x काउंट करना नहीं है, x से पहले x के बाद वाले। तो चलिए इसी बात को हम क्लियर कर लेते हैं। देखो शुरू वाली सीरीज में हम यदि ये देखें कि पद कितने हैं, जो प्रथम एपी है, प्रथम एपी में ये करेंगे s कितना, a कितना है, देखो 1, d भी है 1 दोनों, और n कितने हैं, n जब x शामिल करना नहीं है तो x से जस्ट पहले क्या होता है, x - 1, ठीक है, x से जस्ट पहला, ये चीज़ लिख भी सकते हैं, अच्छा लगेगा, x से जस्ट पहला। तो इसका मतलब हमें x - 1 चाहिए, तो इसमें सूत्र में हम इसको फिट कर देंगे कि n/2 × 2a + n - 1 × d। n तो पहले से x - 1 है, लेकिन एक x - 1 सूत्र का लगेगा, x - 1/2 2 + x - 2, तो ये तो x ही बचा अंदर, कोई बात नहीं, x अंदर बचा तो x को ऐसे करके हम लिख सकते हैं पहले ही, और बटे 2, और गुणा करनी चाहते हैं तो x² - x/2, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो। अब देखिए जो दूसरा एपी है, दूसरा एपी कहाँ बन रहा है, दूसरा एपी बन रहा है x + 1 से, x से नहीं करना, मैंने पहले बताया है कि x को शामिल नहीं करना, x + 1 से कहाँ तक, 49 तक बन रहा है। अब इसका भी करना है हमें, तक की संख्याओं का योग, बस इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि संख्याओं का योग अगर हमें करना है, क्योंकि दोनों ही फिर बराबर रखे जाएंगे, ये जो आया है ये और ये जो आएगा अब ये दोनों बराबर रख ले जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, यदि हम 49 पदों के योग में से शुरू के x पदों का योग घटा दें तो हमें अगले पद पता लग जाएंगे। क्लियर हो रही बात। देखो यहाँ हमने क्या किया कि हम टोटल 49 में से किसे घटा रहे हैं, यहाँ तक के ये टोटल पद घटा रहे हैं, तो फिर अगले पद ज्ञात हो जाएंगे। S49 में चलो वैल्यू रख देते हैं, 2a + 49 - 1 × d, और sx x/2 × 2 × 1 + x - 1 × d, 49/2, ये हो जाएगा 2 प्लस कितने बचे, 48 माइनस x/2, 2 + x - 1, 49/2, और ये जुड़कर हो गए 50, x/2 गुणा यहाँ बचेगा x + 1 ही बचेगा, बस 2 से इसको काटो 25, कितना आया गुणा करके देखो जरा, 25 की 49 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना, ये चलो कर देते हैं, 25 9 में 225, 22 25 के 100 और 22 122, 1225
माइनस एक्स के अंदर गुना कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और बटे 2, ये हो गया। अब ये दोनों आपस में बराबर रखने हैं तो देखिए क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार? कि ये दोनों बराबर है। कौन कौन से बराबर है? जो पहले वाला पद है, पदों का योग है, वो इन पदों के योग के बराबर। मतलब कहने का ये हुआ कि जो 1 से लेकर x-1 तक के पद हैं वो किसके बराबर रख रहे हैं हम, x+1 से लेकर 49 पदों के योग तक। तो ये आया है 1 से लेकर x-1 तक का, और ये आया है x+1 से लेकर 49 तक का, दोनों इक्वल रखे जाएंगे। ठीक है, देखिए ये मैंने बराबर रख दिया है, ये पहले वाले पदों का योग और ये बाद वाले पदों का योग। इस पूरे माइनस को उठाकर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, पूरा का पूरा ही पद उठाया मैंने जो तो, और ऐसे इधर ले गए। 2 लघुत्तम लेंगे, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और सेम टू सेम जुड़ जाएगा ये पूरा ऊपर वाला, बराबर 1225। एक्स से एक्स घट जाएगा, जुड़ कर आएंगे 2x स्क्वायर, बटे में 2 है, 2 से 2 भी कट जाएगा, बचा एक्स स्क्वायर बराबर 1225। x बराबर आएगा प्लस माइनस इसका रूट 1225 का कितना होता है, 1225 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। वर्गमूल ज्ञात करने की मैंने शॉर्ट ट्रिक डाल रखी है चैनल पर, आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका रोल। स्क्वायर करना भी और स्क्वायर रूट करना भी, दोनों की ट्रिक है। आप वहाँ से उन ट्रिक्स को ज़रूर देखें। चलिए 35 आ जाता है, मैं यहाँ ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, आप वहाँ से समझेंगे तो मज़ा आ जाएगा। प्लस और माइनस, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस के 35। तो अब ये समझिए कि जो एक्स है क्या वो माइनस हो सकता है वहाँ, क्योंकि सारी वैल्यू जब प्लस है तो वो माइनस नहीं हो सकता। तो 35 एक्स का मान है और यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। देखो किस प्रकार से, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मैंने एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया है। देखो ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, दूसरी सीढ़ी, फिर एक तीसरी सीढ़ी भी बना सकते हैं, है ना, यहाँ से ऐसे करके ये भी बना सकते हैं, यहाँ से देखो तो ये सीढ़ी है। अब इसमें ये लंबाई है 50, ये चौड़ाई जो इसके फैलाव है वो 1/2 मीटर है, और जो एक चढ़ाई है, जो एक चढ़ाई कही जाएगी इसकी सीढ़ी की, वो 1/4 है। तो तीनों माप दे रखे हैं हमें आयतन ज्ञात करने के लिए। देखो इसने 15 सीढ़ी हैं, बस ये भी ध्यान रखना है। तो देखो क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 1/2 मीटर, और ऊंचाई एक की हाइट 1/4 मीटर। तीनों हो गए। अब इनके सबके आयतन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से, देखिए जमीन से ऊंचाई का, जमीन से ऊंचाई का AP हम निकाल देंगे। सबसे शुरू में 1/4 मीटर ऊंचा, फिर कितना 2/4, क्योंकि ऐसे ही बढ़ता चला गया, 3/4, फिर 4/4। इसी प्रकार से कहाँ तक, ये 15 पदों तक इसका हाइट। क्योंकि देखो हमें केवल सीढ़ियों का नहीं, हमें पूरे चबूतरे का आयतन ज्ञात करना है। ये आप समझिए कि टोटल कंक्रीट कितना लगा है उनको बनाने में। ओके, समझ में आ रही है बात? चलिए आ गई तो उसके बाद देखते हैं जो पहली सीढ़ी है, या ये कहो कि सीढ़ियों, चलिए पहली सीढ़ी का ही करते हैं। पहली सीढ़ी का आयतन निकाल लो। पहली सीढ़ी का 1/4, इसका ऊंचाई, चौड़ाई 1/2 और लंबाई 50। चलिए यह आ जाएगा 50/8, इतने घन मीटर आएगा, घन मीटर। अब फिर दूसरी सीढ़ी का देखिए,
नीचे से पूरा, ये पूरा जो कंबाइंड है पूरा, भले ही ये ऊपर तक आ गया लेकिन चबूतरा तो यहाँ रहेगा ना, चबूतरा पूरा रहेगा। तो हमें टोटल कंक्रीट चाहिए, ये पूरा कंक्रीट हमें चाहिए 50/8। फिर दूसरी सीढ़ी का देखो, दूसरी का 1/4 की बजाय 2/4 गुणा 1/2 गुणा 50, वो सेम रहेगा सबका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 100/8। फिर तीसरी का फिर 3/4, और बाकी दोनों लेंथ ब्रेथ में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 100 का दुगुना 200/8, 3 गुना 150/8, 200/8 तो फिर चौथा पद आ जाएगा, इतने घन मीटर। इसी प्रकार से देखो एक एपी बनी, एपी क्या बनी, एपी ऑफ वॉल्यूम आयतन की क्या बनी, 50/8 पहला, 100/8, 150/8, 200/8 भी हो जाएगी। कहाँ तक, तो 15 पदों तक। ए क्या है इसमें 50/8, डी क्या है 100/8 में से 50/8 गए, कितने बचे, तो 50/8 ही बचे। एन कितना है 15 है। तो ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, कंक्रीट का कुल आयतन। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसमें केवल सीढ़ियों का नहीं बल्कि पूरे चबूतरे का चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। कंक्रीट का कुल आयतन कितना बनेगा, तो ये बनेगा n/2 2a n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा 15/2, 2 से इसको काट सकते हैं या 100/8 लिख सकते हैं, प्लस 15 में से 1 गया 14 गुणा 50/8, इसको काट सकते हैं, नहीं अभी नहीं काटते, चलो कितने हो गए 100 और 14 पंजे 70, 700 और 100 800/8। अब देखो कितना बढ़िया से हो जाएगा, 8 से इसको काटेंगे 100, 2 से इसको काटेंगे 50, 15 गुणा 50, तो 15 पंजे 75, 750 घन मीटर आ गया उत्तर। ठीक है, दोबारा फिर देखें, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, लेकिन फिर जब ये ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी तो हर बार में चबूतरे की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, ये चीज़ समझनी है। तो एक एपी ऊंचाई का बन जाएगा 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4, 1/4 बढ़ता चला गया 15 पदों तक। फिर आयतन हमने निकाला, तो आयतन में देखो पहली जब हाइट 1/4 थी तब क्या आयतन, क्योंकि आयतन का सूत्र होता है LBH की गुणा होती है आयतन वॉल्यूम। फिर दूसरी के लिए 2/4 हाइट रखेंगे, फिर तीसरे के लिए 3/4, चौथी के लिए 4/4 लिख सकते हैं। तो एक एपी बन गई वॉल्यूम्स की कि 50/8, 100/8, 150/8, 200/8, 15 पदों तक। और ए फिर कितना, पहला पद, डी कितना, दूसरे में से पहला घटाया, एन कितना 15, आयतन ज्ञात कर देंगे, एस का सूत्र लगा देंगे, टोटल वॉल्यूम ज्ञात हो जाएगी एस एन के सूत्र से 750 घन मीटर। समझ में आया, बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छी बात है। पसंद आया, चलिए लाइक कर दीजिए, पसंद आया है तो। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इससे पहले कि सभी एक्सरसाइज आप पढ़ लीजिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी मैंने चैनल पर डाली हैं, उनको भी आप पढ़ते रहें बीच बीच में और नोट्स बनाते रहें, और दोस्तों साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।